ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण। ठीक है, ईरानी आक्रमण। इस समय क्या हुआ, विदेशी आक्रमण जो शुरू हुआ है, इसमें दो आक्रमणकारी आए, दो आक्रांता आए। एक तो आए थे ईरान के, एक तो ईरानी रहे और दूसरे रहे यूनानी। ठीक है, ईरानी आक्रमण कर ईरानी जो आक्रांता थे वो सब हखामनी साम्राज्य के थे, हखामनी साम्राज्य वाले थे। ठीक है, ठीक है, ये दो आक्रमणकारी इसमें आए हैं। इस समय मगध साम्राज्य का उत्तर में विस्तार हो रहा था, उत्तर भारत में। पश्चिमोत्तर भारत में अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई थी। मगध साम्राज्य का जिस समय उत्तर भारत में विस्तार हो रहा था, उस समय पश्चिमोत्तर क्षेत्र में क्या था, अराजकता और अव्यवस्था का माहौल बना हुआ था। ठीक है, ऐसा क्यों था? क्योंकि इधर इस वाले क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कई सारे छोटे बड़े राज्य थे जो आपस में ही लड़ रहे थे, एक दूसरे पर विजय प्राप्त करना, एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण करने में संघर्षरत थे, मतलब लगे हुए थे। ऐसे में क्या हुआ, कोई शक्तिशाली राज्य नहीं था, सब छोटे छोटे ही थे, और ये लोग आपस में ही एक दूसरे के विरोधी स्वरूप में थे। तो इन्होंने क्या किया, किसी ऐसे राजनीतिक एकीकरण का माहौल भी तैयार नहीं कर सके, और राजनीतिक एकीकरण का माहौल तैयार करने में भी ये सब असमर्थ रहे। ऐसी स्थिति में विदेशी आक्रमणकारियों का ध्यान इस तरफ आकर्षित हुआ। भाई, जहां पर ऐसी स्थितियां चल रही, वहां पर विदेशी आक्रांता का लालायित तो होना स्वाभाविक था। ठीक है, फिर क्या था, दो विदेशी शक्तियों का आक्रमण हुआ भारत पर। भारत दो आक्रमणकारी शक्तियों का शिकार हुआ उस समय। एक तो ईरानी है जो हखमनी था, और दूसरा यूनानी आक्रमण रहा है। ईरानी को पर्शियन भी बोला जाता है, ये बात हमको याद रखनी होगी। पर्शियन बोला जाता है इनको, ईरानी को पर्शियन भी बोला जाता है, ये बात भी ध्यान रखना। क्या, तो इस समय दो लोग हुए, दो आक्रमणकारी आए, एक ईरानी जिसको हम पर्शियन बोलते हैं, और एक हमारा कौन सा है, यूनानी। ईरानी जो आक्रमणकारी रहे वो हखामनी साम्राज्य वाले थे। और हखामनी साम्राज्य की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हखामनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन है? इस साम्राज्य के संस्थापक का नाम है साइरस, साइरस या फिर कुरुश। इस वंश का संस्थापक है। ठीक है, और इसी वंश का एक शासक है दारा। दारा इसी वंश से संबंधित है, और ऐसा बताया जाता है, हेराडोटस के लेख में ऐसी जानकारी मिलती है कि भारत जो है दारा का 20वां प्रांत हुआ करता था। 20वां भारत, दारा का 20वां प्रांत कौन था? भारत था। हेराडोटस के विवरण से ये बात मिलती है हमें। ईरानी आक्रमण के बारे में बात करेंगे। ईरानी आक्रमण की बात कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के छोटे छोटे रजवाड़ों गणराज्यों का विलय धीरे धीरे मगध साम्राज्य में हो गया था, परंतु पश्चिमोत्तर भारत की स्थिति ईसा पूर्व 6ठी सदी के पूर्वार्ध के दौरान भिन्न थी, थोड़ी सी अलग थी। अलग क्यों थी भाई? हमने अभी बताया, वो छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में ही लड़ रहे थे। वहां पे अव्यवस्था का माहौल, अराजकता फैली हुई थी पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, जिसकी वजह से कोई एक केंद्रीकृत शक्ति नहीं थी, राजनीतिक एकीकरण का कोई माहौल नहीं था। इस वजह से विदेशी आक्रमणकारियों को एक मौका मिला भारत पर आक्रमण करने का। ठीक है, कंबोज, गंधार, मद्र आदि के राजा आपस में ही लड़ते रहते थे। इस क्षेत्र में मगध जैसा कोई शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था जो इन आपस में लड़ने वाले समुदायों को संगठित साम्राज्य के रूप में परिणत कर सकता है।
ये क्षेत्र समृद्ध भी था, इतना ही नहीं, हिंदू कुश के दर्रों से इस क्षेत्र में बाहर से आसानी से घुसा जा सकता था। पश्चिमोत्तर भारत में आने के लिए जो सही मार्ग था वो क्या था? हिंदू कुश के दर्रे। जिस समय मगध के राजा अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे, उस समय ईरान के हखमनी शासक भी अपना राज्य विस्तार कर रहे थे। ईरान के शासकों ने भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर व्याप्त राजनीतिक फूट से फायदा उठाया। ईरानी शासक दारवह डेरियस जिसका नाम है, ईरानी शासक नाम है दारवह, जिसको डेरियस बोलते हैं, 516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में घुस गया और उसने पंजाब, सिंधु नदी के पश्चिमी इलाके और सिंध को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नाम क्या था? डेरियस, है ना? ये याद रखना, डेरियस दारवह, ये ईरानी शासक है, हखामनी शासक है। ये क्षेत्र फारस, फारस मतलब ईरान का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बन गया। ये क्षेत्र फारस का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बन गया। कौन सा क्षेत्र? जिसे डेरियस ने जीता था। किसको जीता था? पंजाब को जीता था उसने, सिंधु नदी के पश्चिम का इलाका जीता था और सिंध क्षेत्र को भी जीता था। ठीक है ना? ध्यान रखना। फारस साम्राज्य में कुल मिलाकर 28 छत्रपियां थी। 28 छत्रपियां थी। 28 छत्रपियों का मतलब है 28 राज्य हुआ करते थे। भारतीय छत्रपी में सिंधु पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पंजाब का सिंधु नदी के पश्चिम वाला हिस्सा था। भारतीय छत्रपी में कौन से? सिंधु था, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत था, पंजाब का सिंधु नदी के पश्चिम वाला हिस्सा था। यह साम्राज्य का सबसे अधिक आबाद और उपजाऊ हिस्सा है। किसका? हखामनी साम्राज्य का सबसे उपजाऊ और अधिक आबादी वाला क्षेत्र कौन सा था? तो वो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, सिंधु और पंजाब का सिंधु नदी के पश्चिम वाला हिस्सा, है ना? ये साम्राज्य सबसे अधिक इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र से 360 टैलेंट, टैलेंट क्या है यहाँ पे? टैलेंट है मुद्रा और भार का प्राचीन माप है। मुद्रा और भार का प्राचीन माप क्या था? टैलेंट। सोना, सोना राजस्व के रूप में आता था, जो फारस के सभी एशियाई प्रांतों से मिलने वाले कुल राजस्व का 1/3 था। ध्यान रखना। भारतीय प्रजा को ईरानी फौज में भी भर्ती किया जाने लगा। देखिए, सोना जो राजस्व के रूप में आता था वो फारस के सभी एशियाई प्रांतों से मिलने वाले कुल राजस्व का 1/3 हुआ करता था। कहाँ से आता था? इसी क्षेत्र से जाता था, ये भारतीय क्षेत्र से ही जाता था। ठीक है, 1/3 हिस्सा। भारतीय प्रजा को ईरानी फौज में भर्ती किया जाने लग गया। दारवहू के उत्तराधिकारी हुए छयार्स, जिसको बोलते हैं जर्सिस। जर्सिस ने यूनानियों के खिलाफ लंबी लड़ाई में भारतीयों को अपनी फौज में शामिल किया। ईरानी और यूनानी दोनों आपस में भी लड़े। ईरानियों के साथ भारतीय सैनिक भी लड़े थे यूनानियों के खिलाफ। ऐसा लगता है भारत पर सिकंदर के हमले तक पश्चिमोत्तर भारत के हिस्से ईरानी साम्राज्य का अंग बने रहे। सिकंदर का जब आक्रमण हुआ तब की बात है। संपर्क के परिणाम क्या निकले? भारत और ईरान का यह संपर्क करीब 200 साल तक बना रहा। ठीक है, 200 साल तक बना रहा। इससे भारत और ईरान के बीच व्यापार को बढ़ावा मिला। मतलब क्या हुआ भाई? व्यापार, भारत और ईरान के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया गया। इस संपर्क से के सांस्कृतिक परिणाम और भी महत्वपूर्ण हुए। ईरानी लिपिकार कातिब जो भारत में लेखन का एक खास रूप लेकर आए, जो आगे चलकर खरोष्ठी नाम से प्रचलित हुआ, मशहूर हुआ। यह लिपि अरबी की तरह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि उर्दू की तरह लिखी जाती थी, दाहिनी तरफ से बाईं तरफ। ठीक है ना? ईसा पूर्व 3री सदी में पश्चिमोत्तर भारत में अशोक के कुछ अभिलेख इसी लिपि में लिखे गए। खरोष्ठी भाषा में ही अशोक के कुछ अभिलेख मिलते हैं हमें। यह लिपि ईसा की 3री सदी तक इस देश में चलती रही। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ईरानी सिक्के भी मिलते हैं, जिनसे ईरान के साथ व्यापार होने का संकेत मिलता है।
हमारे व्यापार में वृद्धि हुई, इस बात का प्रमाण ये है क्योंकि हमें पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ईरानी सिक्कों की भरमार है। वहां पे हमको ईरानी सिक्के अच्छी खासी स्थिति में प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना? पास कीजिए। वैसे ईरानी प्रभाव, अगर ईरानी आक्रमण का हम प्रभाव देखें तो इसमें ईरानी लिपि का प्रचार प्रसार, ईरानी लिपि हमको मिली है ना, ईरानी लिपि का प्रचार हुआ, अरामाइक खरोष्ठी लिपि जो है। व्यापारिक मार्ग हमको मिले, कला संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ा इनका। इनकी छत्र प्रणाली क्या थी? जो राज्य बने थे, प्रांतीय जो प्रणालियां थी, छत्र प्रणालियां हमको प्राप्त हुई। अभिलेख उत्कीर्ण कराने की प्रथा की शुरुआत हुई इन्हीं की वजह से। ठीक है ना? छत्र प्रणाली क्या थी भाई, ईरान के साथ व्यापार होने के, किंतु ये सोचना गलत होगा कि ईरान के साथ संपर्क के परिणाम स्वरूप ही आहत मुद्राएं भारत में प्रचलित हुई। आहत मुद्राएं हमारे यहाँ पहले से ही चल रही थी। ठीक है? आहत मुद्राओं, हाँ, आहत मुद्राएं जो थी वो पहले की हैं। आहत मुद्रा ईरान की देन नहीं है, लेकिन आप देखेंगे ना, ईरान की देन हमको क्या मिलेगी? अच्छे अच्छे सुंदर सिक्के, जिस पे राजा का बढ़िया चित्र बनाया गया होगा, तारीख लिखी गई होगी उस पे, सन ईयर ईयर लिखा गया होगा उस पे, है ना? छापे वाला जो सिक्का है वो उसकी देन है, ईरान की देन है। ठीक है? चलो, फिर भी मौर्य वास्तुकला पर ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। ठीक है? अशोककालीन स्मारक, विशेषकर घंटा के आकार के गुंबद गुंबद कुछ हद तक ईरानी प्रतिरूपों पर आधारित थे। अशोककालीन जो स्मारक रहे हैं, अशोक के राज्यादेशों की प्रस्तावना और उनमें प्रयुक्त शब्दों में भी ईरानी प्रभाव देखा जा सकता है। ये पूरा का पूरा आप नोट कर सकते हैं, पॉइंट में लेकिन नोट करना। ठीक है? उदाहरण के लिए ईरानी शब्द दीपी, दीपी है, दीपी के लिए अशोककालीन लेखकों ने लिपि शब्द का प्रयोग किया। उनके यहाँ दीपी था, हमारे यहाँ लिपि था। ठीक है? इसके अलावा यूनानियों को भारत की अपार संपत्ति की जो जानकारी मिली वह इन ईरानियों के जरिए ही मिली थी। इस जानकारी से भारत की संपत्ति के लिए उनका लालच बढ़ गया। अंततोगत्वा भारत पर सिकंदर ने आक्रमण भी कर दिया। ईरानियों का प्रभाव यूनानियों के रूप में भी दिखता है, सिकंदर के आक्रमण के रूप में भी देखा जा सकता है। ठीक है ना? सिकंदर के आक्रमण की बात करेंगे, इससे पहले हम देख लेंगे जो क्या बोलते हैं, ईरानी आक्रमण में कौन कौन शासक रहे हैं, इनके बारे में पहले देख लिया जाए, है ना? वो देखना ज्यादा जरूरी है। एक चीज और याद रखना, अब ईरानी आक्रमण पहले विदेशी आक्रमण थे, ये हमको पता है। हखामनी साम्राज्य यहाँ पे था, यही का था। साइरस द्वितीय के द्वारा साइरस द्वितीय के द्वारा हखामनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 558 से 529 ईसा पूर्व के बीच में रहा। फिर पहला आक्रमण साइरस द्वितीय ने ही किया था, है ना? साइरस द्वितीय। फिर डेरियस का आक्रमण होता है। डेरियस आता है जो पंजाब को जीतकर 20वां प्रांत अपना बना लेता है। यहाँ पे ये जो बताए 516 में डेरियस ने किया था। लेकिन डेरियस से पहले हमको याद रखना है साइरस द्वितीय ने भी आक्रमण कर रखा था भारत पे, हखामनी साम्राज्य का संस्थापक जो है। ठीक है? ये हमें ध्यान रखना है। अंतिम शासक यहाँ का था दारा तृतीय, और दारा तृतीय जो है वो सिकंदर के द्वारा पराजित हुआ था। ठीक ना? हखामनी साम्राज्य का अंतिम शासक है दारा तृतीय, दारा थर्ड, जो पराजित हुआ था सिकंदर से, सिकंदर द्वारा पराजित हुआ था। ठीक है ना? ये हमें याद रखना है। कब हारा था ये? 391 बीसी का समय है।
युद्ध का नाम लिखना चाहते तो युद्ध का नाम भी लिख लीजिए, आरबेला का युद्ध, आरबेला का युद्ध। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। साइरस द्वितीय की बात करें अगर, जैसे साइरस द्वितीय का समय कब से कब तक का है? साइरस सेकंड का समय है 558 से 529 बीसी तक, इस समय तक। इसने पश्चिमोत्तर क्षेत्रों को जीतने का भरसक प्रयास किया था। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है डेरियस, जिसको दारा प्रथम बोलते हैं, डेरियस प्रथम या फिर दारा प्रथम नाम है इसका, सॉरी दारा प्रथम है, और ये 522 से लेकर 486 बीसी तक शासक रहा है। डेरियस प्रथम ही था जो भी हमने हेरोडोटस के बारे में बताया था कि उसने विवरण दिया है कि दारा का 20वां प्रांत हुआ करता था। तो ये वही डेरियस है जिसने भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में, कंबोज है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत आपका गंधार है, सिंध है, पंजाब वाला एरिया है, इन सबको अपने साम्राज्य में मिलाया और ये क्षेत्र उसके साम्राज्य का 20वां प्रांत बन गया था। ठीक है, ये चीज। फिर एक आता है जरक्सीज, जरक्सीज नाम है, क्षयार्स जिसको बोलते हैं, क्षयार्स, जरक्सीज। इसका समय कब से कब तक का है? 486 से 465 तक बीसी तक है। ये दारा का ही पुत्र है। अपने पिता के द्वारा विजित क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में सुरक्षित रखने का इसने प्रयास किया था। जो कुछ भी इसके पिताजी ने जीत रखा था क्षेत्र, उन्हीं को इसने संभाला था। इसने अपनी फौज में भारतीयों को शामिल किया। अंतिम ईरानी शासक द्वारा, मतलब ये जो क्या नाम, सिकंदर, दारा तृतीय जिसकी बात करते हैं, दारा तृतीय था, और उसको सिकंदर ने 300 कब पराजित किया था? 391 बीसी में। ठीक है ना, आरबेला के युद्ध में पराजित किया था। भारत और ईरान, ईरान का जब भारत पर आक्रमण हुआ तो ईरान का भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा? जैसे ईरानी प्रभाव की अगर हम बात करें तो जैसे आरमेइक लिपि, अरामेइक भी बोलते हैं, आरमेइक भी बोलते हैं। अरामेइक लिपि का भारत में प्रचार हुआ, जो कि एक ईरानी लिपि थी। खरोष्ठी का भी प्रचार हुआ। ये दाहिने तरफ से लिखी जाने लग गई। सॉरी, बाद में खरोष्ठी लिपि का जो प्रचार हुआ था, खरोष्ठी लिपि भी क्या थी? खरोष्ठी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी। ईरानी प्रभाव, अरामेइक लिपि। दूसरा, अशोक के द्वारा जो अभिलेखों का विवरण, अभिलेख उत्कीर्ण करवाए गए, वो ईरानियों की देन रही है। हालांकि अंतर है। अंतर क्या है? ईरानियों ने जो अभिलेख बनवाए, उनके अभिलेख जो पत्थर थे कई टुकड़ों में थे। जो अशोक के अभिलेख हैं वो एकाश्म पत्थर में बनाए, एकाश्म पत्थर में उत्कीर्णित हैं। बात समझे? अभिलेखों में जो ईरानियों के अभिलेख रहे, उनके देखेंगे, उनके जो स्तंभ खड़े किए गए थे वो नीचे जमीन पे कोई, वो क्या बोलते हैं उसको, प्लेट, एक धरातल कुछ तैयार किया गया था। ठीक है, इसके अलावा ईरानियों के जब हम स्तंभों को देखते हैं तो उनके स्तंभों पर मानव आकृतियां मिलती हैं। वहीं जब हम अशोक के अभिलेखों की बात करते हैं, अशोक के स्तंभों की बात करते हैं, तब हमें क्या मिलते हैं? जानवरों की, मतलब प्रकृति प्रदत्त चीजें मिलती हैं। प्रकृति वाली चीजें जैसे जानवरों के
मूर्तियां मिलती हैं। और जैसे आप देखेंगे जानवरों के ही मिलते हैं वैसे, हिस्ट पुष्ट जानवरों की चित्र मूर्तियां देखने को मिलती हैं हमको, है ना। ईरानी आक्रमण के परिणाम स्वरूप भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन भी दिया गया, ठीक है ना, याद रखना। समुद्री व्यापार की खोज हुई, समुद्री मार्ग की खोज हुई, व्यापार में वृद्धि भी हुई, ठीक है। अच्छा, मौर्यकालीन जैसे अशोक के स्मारक हैं, घंटे के आकार का भी इसी में हमने पढ़ रखा है, ये सारी चीजें, ये सब कुछ ईरानियों की ही देन रही है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, छत्र प्रणाली की बात कर रहे थे, तो छत्र प्रणालियां हमारे यहाँ प्रांतीय सिस्टम उस समय लाया गया, ईरानियों की देन रही है। यूनानी आक्रमण में एक नाम आता है सिकंदर का। सिकंदर का आक्रमण देखते हैं। ईसा पूर्व चौथी सदी में विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए यूनानियों और ईरानियों के बीच में संघर्ष हुआ। यूनानी और ईरानी दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। ईरानी शासक है दारा थर्ड, दारा तृतीय, जिसको अराबेला के युद्ध में 391 में सिकंदर ने पराजित किया था। उसके बाद यूनानियों का साम्राज्य विस्तार बढ़ता ही चला गया, ठीक है। मकदूनिया वासी सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने आखिरकार ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया। सिकंदर ने न सिर्फ एशिया माइनर, तुर्की और इराक को, बल्कि ईरान को भी जीत लिया था। एशिया माइनर तुर्की है, इराक और ईरान को भी जीता इसने। ईरान से वह भारत की ओर बढ़ा। स्पष्टतया वह भारत की अपार संपत्ति पर ललचाया था, और इस अपार संपत्ति की जानकारी यूनानियों को किसने दी थी? तो ईरानियों ने ही दी थी, ठीक है। इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेराडोटस नाम है इनका। हेराडोटस और अन्य यूनानी लेखकों ने भारत का वर्णन अपार संपत्ति वाले देश के रूप में किया था। इस वर्णन को पढ़कर सिकंदर भारत पर हमला करने के लिए प्रेरित हुआ। सिकंदर में भौगोलिक अन्वेषण, प्राकृतिक इतिहास के प्रति तीव्र ललक थी। सिकंदर भाई, उसने सुन रखा था कि भारत की पूर्वी सीमा पर कैस्पियन सागर ही फैला है। वह विगत विजेताओं की शानदार उपलब्धियों से भी प्रभावित था, उनका अनुकरण कर उनसे भी आगे निकल जाना चाहता था। तो सिकंदर की बात भाई, चलो। पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति उसकी इस योजना के लिए उपयुक्त थी। हमने पहले भी पढ़ रखा है कि पश्चिमोत्तर भारत में एक अराजकता का माहौल स्थापित था, अराजकता का माहौल था, है ना, अस्थायी माहौल था। इस अराजकता के माहौल ने क्या किया? विदेशी आक्रांताओं को अपनी ओर आकर्षित किया, उनको मौका दिया। ईरानियों ने उसका फायदा उठाया, और ईरानियों के दम पर, ईरानियों के का अनुकरण करते हुए यूनानियों ने भी उस बात का फायदा उठाया, ठीक है। चलिए, ये क्षेत्र अनेक राजतंत्रों, कबायली गणराज्यों में बंटा हुआ था, जिन्हें अपने अपने क्षेत्र से लगाव था। जिन राज्यों पर उनका शासन था, उनसे उन्हें बड़ा गहरा प्रेम था। सिकंदर ने पाया कि इन रजवाड़ों के एक एक कर जीत लेना आसान है। इन इलाकों के शासकों में दो सुविख्यात थे। पहला तक्षशिला का राजा है आम्भी, और दूसरा है पोरस, जिसका राज्य है झेलम और चिनाब के बीच में, है ना। सिकंदर बिना लड़े घुटना टेक दिया था, ओ सॉरी, आम्भी। लेकिन वहीं पर पोरस हैं, जो लड़ाई भी लड़े, हार भी गए, फिर भी सिकंदर के सामने झुके नहीं। लास्ट में ऐसा बताया जाता है कि लास्ट में सिकंदर ने जब पूछा पोरस से कि आपके साथ कैसा बर्ताव किया जाए, तो पोरस ने जवाब दिया कि जो बर्ताव एक राजा के साथ किया जाता है, वही बर्ताव हमारे साथ भी होना चाहिए। दोनों एक साथ मिलकर सिकंदर को आगे बढ़ने से रोक सकते थे, मगर वे दोनों संयुक्त मोर्चा नहीं बना सके। ना ही खैबर दर्रे पर कोई निगरानी रखी गई। खैबर दर्रे से सिकंदर भारत में आया था। ईरान पर विजय पा लेने के बाद सिकंदर काबुल की ओर बढ़ा, जहां
से खैबर दर्रा पार करते हुए 326 ईसा पूर्व में भारत आया। खैबर दर्रा होते हुए भारत पहुंचा था 326 ईसा पूर्व में। सिंधु नदी तक पहुंचने में उसे 5 महीने लग गए। सिंधु नदी तक आने में उसको 5 महीना लगा। तक्षशिला के शासक अम्बी ने आक्रमणकारी के सामने तुरंत घुटने टेक दिए थे। सिकंदर ने अपनी फौजी ताकत बढ़ाई और खजाने में हुई कमी को पूरा किया अम्बी के माध्यम से। झेलम नदी के किनारे पहुंचने पर सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया। कहां पर? झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के तट पर हुआ है युद्ध। सिकंदर ने पोरस को हरा दिया, मगर वह उस भारतीय राजा की बहादुरी और साहस से बड़ा प्रभावित हुआ, इसलिए उसने उसका राज्य वापस कर दिया और पोरस को अपना सहयोगी बना लिया। इसके बाद वह ब्यास नदी तक पहुंचा। ब्यास तक आया था, याद रखना। वह पूरब की तरफ और भी बढ़ना चाहता था, मगर उसकी फौज ने उसका साथ देने से मना कर दिया था। यूनानी सैनिक लड़ते लड़ते थक गए थे, बीमारियों ने उन्हें धर दबाया था। भारत की गर्म आबो हवा 10 सालों से लगातार विजय अभियान में लगे रहने के कारण वो घर लौटने के लिए अत्यंत आतुर हो गए थे। उन्हें सिंधु के किनारे भारतीय शौर्य का भी आभास मिल चुका था। इससे उनमें आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं रह गई। यूनानी इतिहासकार एरियन ने लिखा है, एरियन का एक कथन है कि युद्ध कला में भारतवासी अन्य तत्कालीन जनों से अत्यंत श्रेष्ठ थे। ऐसा लिखा है एरियन ने। एरियन प्लूटार्क, दो शब्द हैं, दो लोग हैं, इतिहासकार हैं। एरियन प्लूटार्क जो मौर्य साम्राज्य के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं, है ना? एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन, ठीक है। यूनानी चंद्रगुप्त के सैनिकों को महल के बारे में खबर थी कि गंगा के किनारे एक भारी शक्ति, साफ तौर पर ये मगध राज्यों के बारे में बतलाया गया था। मगध पर नंद वंश का शासन था। जिस समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ उस समय मगध पर शासन किसका था? नंद वंश का था। और नंद वंश में कौन सा शासक था? धनानंद था, है ना? उसकी सेना सिकंदर की सेना से कहीं बड़ी थी, इसलिए सिकंदर आगे बढ़ने के लिए बार बार अपील करता रह गया, पर यूनानी सैनिक टस से मस नहीं हुए। सिकंदर ने दुख भरे स्वर में कहा, क्या कहा था भाई? मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूं जो निष्ठाहीन कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। इस प्रकार वह राजा जो अपने शत्रुओं से कभी नहीं हारा, अपने ही लोगों से हार मानने को मजबूर हो गया, वापस लौटने को बाध्य हुआ। पूर्वी साम्राज्य का उसका सपना अधूरा का अधूरा ही रह गया। वापस लौटते हुए सिकंदर ने भारतीय सीमा के अंत तक पहुंचते पहुंचते अनेक छोटे छोटे गणराज्यों को पराजित किया। जब वो वापस जा रहा था तब भी उसने कई सारे साम्राज्यों को, छोटे छोटे गणराज्यों को हराया। भारत में लगभग 19 महीना रहा है। उस दौरान वो हमेशा लड़ाई में ही लगा रहा। उसे अपने जीते हुए भूभाग को सुव्यवस्थित करने का शायद ही मौका, सिर्फ वो जीतता गया, उनको व्यवस्थित नहीं किया उसने, उनको स्थापित भी करना था। लेकिन हमें लगता है कि उसको ये पता था कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इनको जीतना है, बस। ठीक है। भूभाग को सुव्यवस्थित करने को शायद मौका मिला, फिर भी उसने कुछ प्रबंध किए थे। अधिकांश विजित राज्य उसने उनके शासकों को लौटा दिया। ज्यादातर, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, जिस राजा ने उसकी अधीनता स्वीकार की, उनके जीते हुए क्षेत्र को वापस किया, परंतु उसने अपने भूभाग को 3 हिस्सों में बांटा। वो कौन कौन से हिस्से थे? 3 यूनानी गवर्नर भी बनाए गए, स्थानीय शासक के हाथों में दिए गए। इस क्षेत्र में अपनी सत्ता को कायम रखने के उद्देश्य से उसने यहाँ पर कई सारे नगर भी बसाए थे। इसी का एक गवर्नर है, उसका क्या नाम था? जो चंद्रगुप्त मौर्य का ससुर भी है। सेल्यूकस निकेटर। हाँ, तो ध्यान रखना है कि इस साम्राज्य का संस्थापक है साइरस द्वितीय, जिसको हम कुरुश भी कहते हैं, है ना? कुरुश नाम भी इसका है। और इसके जो शासन था 558 से 529 ईसा पूर्व के बीच में रहा है। पहला आक्रमण भी इसी ने किया था, कुछ क्षेत्रों को इसने जीता भी। उसके बाद डेरियस का समय आता है, और डेरियस प्रथम, जिसको दारा प्रथम कहते हैं, हेराडोटस ने बताया है कि भारत जो है दारा का 20वां प्रांत बन गया था।
है ना। ये वही दारा है जिसका समय है 522 से 486 बीसी के बीच में। एक क्षयार्स है जिसको जरक्सीज भी बोलते हैं, 486 से 465 बीसी के बीच में है ये। ठीक है, ये दारा का पुत्र भी है। और जो क्षेत्र जीते गए थे, इसने कोई क्षेत्र तो नहीं जीता, कोई साम्राज्य विस्तार नहीं किया था, लेकिन जितने भी क्षेत्र इसके पिता के द्वारा जीते गए थे उन सबको इसने क्या किया, संरक्षित रखा, संभाल के रखा था। ठीक है ना, उनको संभाल के रखने का प्रयास किया था। अंतिम जो आक्रमण होता है, ईरानी आक्रमण होता है, वो होता है दारा तृतीय के द्वारा। दारा तृतीय जो कि सिकंदर के साथ युद्ध होता है, सिकंदर से युद्ध में हार जाता है और ईरानियों के द्वारा ही यूनानियों को पता चलता है भारत के बारे में, भारत की संपत्ति संपदा के बारे में, भारत की समृद्धि के बारे में, है ना, जिसके कारण यूनानी आकर्षित हुए। और सिकंदर से युद्ध में हारने के बाद 331 में कौन सा युद्ध होता है, अरबेला का युद्ध होता है। उस युद्ध में सिकंदर ने क्या किया, दारा थर्ड को हरा दिया, है ना। ये सब हमने पढ़ रखा है कल ही। ठीक है, उसके बाद ईरानी सत्ता हो गई समाप्त। ईरानी सत्ता समाप्त हुई, लेकिन ईरानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव रहा। प्रभाव क्या रहा, अरामेक जैसे खरोष्ठी लिपियों का यहाँ पे प्रचार हुआ, व्यापारिक मार्गों के नए नए व्यापारिक मार्गों की भी खोज हुई, छत्रप प्रणालियों की शुरुआत हुई। छत्रप प्रणाली मतलब जो प्रांतीय सिस्टम था उसकी शुरुआत भारत में हुई, ईरानियों की देन रही है। अभिलेख उत्कीर्ण कराने की प्रथा की भी शुरुआत भारत में हुई, ईरानियों के की देन रही। कला और संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ा। हम ये प्रभाव कहीं न कहीं मौर्य साम्राज्य में या मौर्य कला पर भी देख सकते हैं, है ना। मौर्य कला पर, मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी देख सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारे जो इनके रहे हैं प्रभाव, है ना। लेकिन हमने कुछ अंतर भी बताए हैं ईरानी कला और मौर्य कला में, कल ही हमने बता रखे थे उनके बारे में, तो हम आज उसके बारे में फिर से बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज याद रखनी भाई। यूनानी आक्रमण में सिकंदर की बात करते हैं, फिलिप द्वितीय का पुत्र है भाई, मकदूनियाई शासक जो रहा है। सिकंदर का आक्रमण होता है 326 ईसा पूर्व में। अच्छा, सिकंदर के आक्रमण का एक और कारण रहा है कि भारत का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र रहा है, सिंध का क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी सीमा वाला क्षेत्र रहा है, पंजाब का क्षेत्र रहा है, इधर कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, केंद्रीकृत सत्ता का अभाव था। आपस में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे जो आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। इस वजह से भी सिकंदर को एक मौका मिला युद्ध लड़ने का, भारत पर आक्रमण करने का। अब हम आपको बताए भी थे, एक शासक है तक्षशिला का जिसका नाम है आम्भी, वो बिना लड़े ही घुटने टेक दिया था सिकंदर के सामने, नतमस्तक हो गया, उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। लेकिन वहीं पे एक और शासक है जिसका नाम है पोरस, जो कि बितस्ता के मैदान में, बितस्ता नदी के किनारे या बितस्ता के मैदान में झेलम नदी के तट पर युद्ध लड़ा वीरता के साथ, हार गया वो बात अलग थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हारने के बाद भी सिकंदर जो है पोरस के साथ समझौता किया और पोरस को उनका राजकाज सब वापस कर दिया। लेकिन झेलम नदी थी कि रावी नदी थी, उसके आगे बढ़ने का सिकंदर की सेना के पास, झे जो सिकंदर का चरम उत्कर्ष बिंदु रहा है वो रावी नदी रही है, उसको फिर उसने पार नहीं किया। सर, चरमोत्कर्ष बिंदु चरमोत्कर्ष बिंदु का मतलब है कि ये एक ऐसी लिमिट है, सबसे अधिक ऊंचाई पर पहुंचा हुआ व्यक्ति, सबसे अधिक ऊंचाई वही थी। ठीक है, बात समझे, सर्वोत्कृष्ट लिमिट है उसकी वो, ठीक है ना, कि इसके बाद वो जा ही नहीं सकता। बात समझे। बितस्ता के मैदान में पोरस को हराया गया। उसके बाद सिकंदर ने क्या किया, यहाँ पर उपनिवेश स्थापित किए। पहली बार भारत में यूरोपियों ने उपनिवेश नहीं स्थापित किए थे, सबसे पहले यूनानियों ने ही यहाँ पे उपनिवेश स्थापित कर दिए थे अपने। सिकंदर नाम है उसका। इसने दो शहर बसाए। दो शहर क्या थे, एक था निकैया
और दूसरा है बडकेफला। बडकेफला रखना। दो नगर रहे। हालांकि लौटते समय रास्ते में ही बेबीलोन पहुंचते पहुंचते उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इसके कई सारे प्रभाव रहे। सिकंदर के प्रभाव क्या रहे, सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव क्या क्या रहे हैं अगर देखेंगे तो इसके आने से देश में राजनीतिक एकता का माहौल तैयार हुआ। राजनीतिक एकता का माहौल तैयार हुआ। ठीक है। आक्रमण का कारण क्या रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ईरानी आक्रमण उसमें से एक कारण है। इसके अलावा एक कारण है पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अराजकता का माहौल, अस्थायित्व माहौल। ठीक है ना। सिकंदर के आने के बाद, आक्रमण के बाद नगरों की स्थापना का दौर शुरू हुआ। नगरों की स्थापना का दौर शुरू हुआ। गांधार शैली का विकास हुआ। गांधार शैली का विकास हुआ। यूनानी आक्रमण के बाद उलूक शैली के सिक्के ढाले जाने लग गए। उलूक शैली के सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। ये क्या था भाई? एक सुंदर सा सिक्का है, तारीख युक्त है, राजा का चित्र बन रहा है, बढ़िया सिक्का। बात समझे? अब ऐसे चित्र वाले सिक्के भी ढाले जाने लग गए। हमारे यहाँ पहले कौन से सिक्के होते थे? छेद वाले सिक्के, बीच में छेदा बना रहता था, उसमें उतने सुंदर भी नहीं थे। लेकिन यूनानियों के आने के बाद हमारे यहाँ उलूक शैली के सिक्के ढाले जाने लग गए। और भी इसके अलावा इतिहासकारों का भी आगमन हुआ। अनेक इतिहासकारों का भी आगमन हुआ। ठीक है। ये कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। चर्चा होती है। एक अभिलेख है जिसका नाम है नक्श ए रुस्तम। नक्श ए रुस्तम एक अभिलेख है। ये किससे संबंधित है? ईरानी दारा प्रथम के शासन का है। इसमें क्या बताया गया है? भारत और पारसिक संबंधों का वर्णन है इसमें। ठीक है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना है। सिकंदर के आक्रमण का परिणाम, निकैया बटकेफला जैसे। सिकंदर के आक्रमण ने प्राचीन यूरोप को प्राचीन भारत के निकट संपर्क में आने का अवसर प्रदान किया। ये लाइन हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम यूनान के चक्कर में पड़े रहेंगे। वहां पे ऑप्शन में आपके प्राचीन यूरोप नाम आ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके कई महत्वपूर्ण परिणाम भी निकले। सिकंदर का भारतीय अभियान खूब सफल रहा, याद रखना। उसने अपने साम्राज्य में एक नया भारतीय प्रांत जोड़ा जो ईरान द्वारा जीते गए भूभाग से काफी बड़ा था। यह स्टेटमेंट के रूप में आपको याद रखना होगा। सिकंदर द्वारा भारत का जीता हुआ क्षेत्र ईरान के द्वारा भारत के जीते हुए क्षेत्र से काफी बड़ा था, है ना? यही बात हुई क्लियर भाई। उसके साम्राज्य में जो नया भारतीय प्रांत जोड़ा गया वो ईरान के द्वारा जीते गए भूभाग से काफी बड़ा था। यही तो बात है ना। फिर यह अलग बात है कि यूनानी कब्जे का भारतीय भूभाग जल्द ही तत्कालीन मौर्य शासकों ने कब्जे में चला गया, वो अलग बात थी। लेकिन लंबा चौड़ा एरिया इन्होंने कवर किया। इस आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना हुई। ठीक है। चलिए, सिकंदर के अभियान से 4 भिन्न भिन्न स्थल मार्गों जल मार्गों के द्वार खुले। 4 भिन्न भिन्न स्थल और जल मार्ग खुले।
इससे यूनानी व्यापारियों और शिल्पियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ, व्यापार की तत्कालीन सुविधाएं बढ़ी। ये भी याद रखने की जरूरत है। कहा जाता है कि कुछ यूनानी सिकंदर के आक्रमण से पहले भी पश्चिमोत्तर भारत में रहते थे, तथापि आक्रमण के फलस्वरूप इस इलाके ने और यूनानी उपनिवेश स्थापित कर दिए। दो अभी हमने बताए हैं, निकैया और बटकेफला। एक याद रखना, बटकेफला इसके घोड़े का नाम भी था। ये अपने घोड़े के नाम पर इसने एक नगर बसाया। ठीक है, उनमें अधिक महत्व के थे काबुल क्षेत्र में सिकंदरिया, याद रखना, शहर, झेलम के तट पर बुके फाल जिसको बडकेफला बोलते हैं, सिंध में सिकंदरिया। सिकंदरिया दो क्षेत्र है, एक तो काबुल का है, एक दूसरा सिंध का है, और एक बुकेफला है। इन क्षेत्रों को तो मौर्य शासकों ने जीत लिया, पर इन उपनिवेशों का सफाया नहीं किया। याद रखना, मौर्यों ने सिकंदर के क्षेत्रों को जीतने के बाद उनको नष्ट कर दिया, बात गलत है। उसने जीता तो था, लेकिन उसने सफाया नहीं किया था। ठीक है, ये हमको याद रखना होगा। कुछ यूनानी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के शासन काल में भी वहां बने रहे। एक जैसे इनके ससुर जी हैं, वही उन्हीं का नाम देख लो। उनके समय में देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन था? मेगस्थनीज। बाकी अशोक के समय में देखेंगे तो अशोक क्या, बिंदुसार के भी समय में देखेंगे तो यूनान से संबंध इनके आराम अच्छे खासे रहे हैं। चलिए, सिकंदर को उस रहस्य में महासागर के भूगोल में गहरी दिलचस्पी हो गई, जिसे उसने पहली बार सिंधु के मुहाने पर देखा था। सिकंदर सिंधु के मुहाने पर कौन सा सागर देख लिया था? महासागर, अरब सागर या हिंद महासागर, है ना भाई? सिंधु नदी अरब सागर में ही न गिर रही है, परावत में ही गिरती है ना। जी सर। ठीक है, रहस्यमय सागर के बारे में भी पता चला। उस रहस्यमय सागर के बारे में पता चला जहां पर सिंधु नदी गिरती है, सिंध के मुहाने पर। इसलिए उसने अपने नए बेड़े को अपने मित्र नियारकस के नेतृत्व में सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक समुद्र तट का पता लगाने, बंदरगाहों को ढूंढने के लिए रवाना किया। जब इसने इतना बड़ा महासागर देखा तो उसके मन में एक लालसा आई। निरयाकस जो कि जलीय सेना का नेतृत्व कर रहा था। याद रखना, जलीय सेना का सेनापति है निरयाकस, और स्थलीय सेना का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। बात याद रखना सब लोग। निरयाकस के नेतृत्व में सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी कहाँ बहती भाई? दजला और फरात है। ठीक है, मुहाने तक समुद्र तट का पता लगाने, बंदरगाहों को ढूंढने के लिए रवाना किया। इसीलिए सिकंदर के इतिहासकार मूल्यवान भौगोलिक विवरण भी छोड़ गए। कथन और कारण के रूप में भी प्रश्न हो सकता है। सिकंदर के इतिहासकार मूल्यवान भौगोलिक विवरण भारत में छोड़ गए। कारण हो जाए, सिकंदर ने निरयाकस के नेतृत्व में सिंधु से के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक समुद्र तट का पता लगाने और बंदरगाहों की खोज करने के लिए एक बेड़ा रवाना किया था। तो दोनों सही हो गए, कारण भी कथन की व्याख्या कर दे रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखना। उन्होंने सिकंदर के अभियान का तिथि सहित इतिहास भी लिख छोड़ा। ये हमारे यहाँ भी प्रचलन में आ गया। तिथियों का अंकन शुरू हुआ, फिर हमारे यहाँ तिथियों का अंकन शुरू हुआ सिकंदर के आने से, जिससे हमें भारत में हुई घटनाओं का तिथिक्रम निश्चित आधार पर तैयार करने में सहायता मिलती है। भारतीय इतिहास को तिथि क्रम में समाहित करने का जो तरीका हमको प्राप्त हुआ, वो हमें सिकंदर या यूनानियों के आक्रमण से ही निश्चित हो पाया था। ठीक है, ध्यान रखना। सिकंदर के इतिहासकार हमें सामाजिक और आर्थिक हालत के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। वे हमें सती प्रथा, गरीब माँ बाप द्वारा अपनी लड़कियों को बेचने, पश्चिमोत्तर भारत के उत्तम नस्ल वाले गाय बैलों के बारे में भी बताते हैं। माँ बाप अपने बेटी को बेचते नहीं होंगे, ठीक है, जैसे। तो ये सारी चीजें
इनके इतिहासकारों ने हमको बताया है भारतीय समाज के बारे में, भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में। सिकंदर ने वहां से 2 लाख गाय बैल यूनान में इस्तेमाल के लिए मकदूनिया भेजे। 2 लाख गाय बैल भी इसने भेज दिए थे मकदूनिया। बढ़ईगिरी भारत की सबसे उन्नत दस्तकारी थी जब सिकंदर आया हुआ था। बढ़ई रथ, नाव और जहाज बनाते थे। ठीक है। पश्चिमोत्तर भारत के छोटे छोटे राज्यों की सत्ता को नष्ट कर सिकंदर के आक्रमण ने इस क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। मौर्य साम्राज्य के लिए देखो कितना फायदेमंद हुआ कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार हो गया। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में भी जो छोटे छोटे राज्य थे उनको समाप्त कर दिया सिकंदर ने। सुना जाता है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सैन्य तंत्र की कार्यप्रणाली को थोड़ा बहुत देखा भी था और उसने उसका कुछ ज्ञान भी लिया था, जिससे उसे नंद वंश की सत्ता को उखाड़ने में सहायता भी मिली थी। मतलब सिकंदर के सैन्य तर्ज पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सेना का गठन करके नंद वंश की सत्ता को उखाड़ फेंका। इस बात को भी हमें याद रखना होगा। ठीक है, ठीक है ना, हो गया। अब जैसे बात आती है कि सिकंदर की सेना इतनी लंबी चौड़ी दूरी तय करके आई थी, इतनी थोड़ी सी दूरी में वो थक क्यों गई थी? सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना क्यों कर दिया था? या सर सिकंदर का साथ अगर उसकी सेना ने नहीं दिया था, उसके पीछे मूल कारण था लंबे समय से वो अपने देश से दूर रह रहे थे। बहुत लंबा समय बीत गया था अपने घर से दूर रहते हुए। इसके अलावा निरंतर युद्ध कर रहे थे, लगातार लड़ाई चल रही थी। उस लड़ाई के कारण भी वो थक चुके थे। ठीक है। सिकंदर के समकालीन जो नंद वंश था उसकी सैनिक ख्याति थी, बहुत बड़ी सेना थी। सिकंदर की सेना से भी बड़ी सेना थी, बड़े बड़े हाथी थे नंद वंश की सेना में जो सिकंदर की सेना में नहीं थे। सिकंदर की सेना ने पहली बार भारतीय सेना में ही हाथी देखा है। अब ऐसा बताया जाता है जब उनकी सेना ने हाथियों को देखा भारतीय राजाओं की सेना में तो हताश हो गए थे। अरे बाप रे, ये कौन सा जानवर आ गया, ये तो बहुत ताकतवर लगता है। पहली बार उन लोगों ने हाथी देखा था। सर वहाँ हाथी नहीं पाए जाते हैं। नहीं। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा सीमांत प्रदेश की जो जलवायु थी वो उनके अनुकूल नहीं थी। बताया जाता है जब ये लोग सिंध के जंगल में प्रवेश लिए ना तो वहां पर ऐसे ऐसे भी कीड़े थे, ऐसे ऐसे वहां पे जीव रहते थे जिनके छू देने मात्र से भी उनकी मृत्यु हो जाती थी, बीमार हुए, बारिश होती थी। ठीक है, तो इस वजह से बहुत सारे सैनिक उसके मारे गए, सिंध के जंगल में बिना लड़ाई के भी मारे गए थे। इस वजह से भी उसकी सेना में एक डर पैदा हो गया। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इन्होंने हालांकि बहुत सारे इनके फायदे रहे। फायदे में हमने बहुत सारा बताया कि सिकंदर के आक्रमण का क्या क्या प्रभाव रहा भारत पे। क्या क्या प्रभाव हमने बताए हैं। राजनीतिक एकता का दौर शुरू हुआ, है ना। राजनीतिक एकता का दौर शुरू हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से ही भारतीय एकता को बढ़ावा मिला। यूरोप और भारत के मध्य में स्थल और जल मार्ग से व्यापारिक उन्नति भी बढ़ी। कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक अलग ख्याति नजर आई। जैसे गांधार कला शैली के बारे में हम अभी पढ़े हैं, गांधार कला शैली। उलूक शैली के सिक्कों का विकास हुआ भारत में, मतलब तिथि क्रम वाले सिक्के जारी किए गए, राजा के चित्र वाले सिक्के जारी किए गए, है ना, ये सारी चीजें। साथ ही साथ याद रखना इतिहास का तिथियों के क्रम में अध्ययन भी किया जाना शुरू हुआ। सिकंदर के आने की बात थी या यूनानियों के आक्रमण की बात थी, ये प्रभाव था उनका। भारत में जनांकीय स्वरूप में भी परिवर्तन आया, जनांकीय स्वरूप में भी परिवर्तन आया। सिकंदर ने सिकंदरिया, निकैया, बिटखेपला जैसे नगर भी बसाए। इसके साथ साथ इसने भारत में नगरों के
भारत में नगरीकरण को प्रोत्साहन भी दिया। मतलब भारत में नगरीकरण को प्रोत्साहन मिला। इस दौर को हम बोल सकते हैं भारत में दूसरा नगरीकरण। ठीक है। दूसरे नगरीकरण के पीछे के कुछ मूल कारण भी रहे हैं। दूसरे नगरीकरण के पीछे के मूल कारण क्या रहे होंगे? कृषि अधिशेष, कृषि उत्पादन में वृद्धि, है ना, कृषि उत्पादन में वृद्धि। गैर कृषक वर्ग का भी उदय हुआ इस समय में। गैर कृषक वर्ग का क्या मतलब? यूरोप और भारत के बीच में यूरोपीय जो व्यापारिक मार्ग जो खोजे गए थे दो तरीके के, उनसे व्यापार में भी तो वृद्धि हुई। तो व्यापारियों का समुदाय बढ़ा, घनी आबादी रही है, श्रम का विभाजन भी, विशेषीकरण रहा है। अधिशेष से क्या हुआ? उत्पादन और वितरण के लिए पूर्णकालिक शासक और प्रशासक वर्ग भी आ गए। सुव्यवस्थित कर प्रणाली आई, क्योंकि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता गया वैसे वैसे राजाओं के राजस्व में भी वृद्धि होती गई। राजस्व में वृद्धि क्या, राजस्व भी लागू होते चले गए। राजस्व व्यवस्था का भी दौर शुरू हो गया, है ना, क्योंकि अब के राजा क्या करने लग गए? बड़ी बड़ी सेनाएं रखने लग गए। बड़ी बड़ी सेनाएं रख रहे हैं तो उनको भैया क्या देना पड़ेगा? सैलरी भी देनी पड़ेगी। बात समझे? तो ये भी रहा। व्यापार, वाणिज्य, बाट माप, इन सब का विकास हुआ। वर्ग वैषम्य, शिक्षित वर्ग शिक्षित वर्ग आ गए। लिपियों का विकास हुआ और धार्मिक व्यवस्था और स्मारकीय भवन भी आए। दूसरा नगरीकरण का दौर जो शुरू हुआ उसके पीछे के मूल कारण ये सारी चीजें रही हैं। ठीक है ना? तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो फिर हमें पहले और दूसरे नगरीकरण में थोड़ा बहुत अंतर भी पता होना चाहिए। वैसे थे ना, जैसे फारसी स्वर्ण मुद्रा को क्या बोलते थे? पता है किसी को? फारसी स्वर्ण मुद्रा क्या बोलते थे? डेरिक। डेरिक बोलते थे। फारसी स्वर्ण मुद्रा को डेरिक बोला जाता था और रजत मुद्रा को बोलते थे सिगलोई। सिगलोई बोलते थे इसको। ठीक है ना? सिकंदर के समय में ही एक ऐसा भी क्षेत्र है जिसका नाम है मस्सग। मस्सग मस्सग जो है अशवक की राजधानी है। अशवक की राजधानी है ये। मस्सग अशवक की राजधानी है और अशवक एक सीमांत गणराज्य हुआ करता था। ऐसा बताया जाता है सिकंदर जब आक्रमण किया तो उसमें जो जितने पुरुष थे लड़ाके वो सब मारे गए। उनके मारे जाने के बाद वहाँ की जो मस्सग की जो महिलाएं थी उन्होंने सिकंदर के खिलाफ शस्त्र धारण कर लिए थे। ठीक है, मस्सग की महिलाओं ने भी शस्त्र धारण किया था और ये बात हमको पता चलती है यूनानी लेखकों के द्वारा। यूनानी लेखकों द्वारा ये बात हमको पता चलती है कि अशवक जो कि एक सीमांत राज्य हुआ करता था, वहां पर सिकंदर के आक्रमण के बाद पुरुष योद्धाओं के मृत्यु होने पर, पुरुष योद्धा जब मारे गए सारे के सारे, तो मस्सक की औरतों ने सिकंदर के खिलाफ शस्त्र धारण किए थे। ठीक है। अच्छा, बात होती है पोरस। पोरस का क्षेत्र कौन सा था? झेलम और चिनाब के बीच में, है ना, झेलम और चिनाब के बीच वाला क्षेत्र है पोरस का क्षेत्र। ठीक है, तो हमें ये चीज भी याद रखनी है। ठीक है, बाकी और कुछ याद रख लेना। सिकंदर का चरमोत्कर्ष बिंदु
सिकंदर का चरम उत्कर्ष बिंदु ब्यास नदी को माना जाता है। ठीक है, ब्यास नदी को माना जाता है, रावी को नहीं, व्यास को माना जाता है। ठीक ना, बाकी ये बता ही दिए हैं निकैया बटके फुला केस ने। भारत में उलूक शैली के सिक्कों का विकास हुआ। बात होती है सिकंदर के आक्रमण, सिकंदर की सफलता क्या, सिकंदर को सफलता क्यों मिली, सिकंदर की सफलता का कारण क्या रहा है, सिकंदर की सफलता का कारण क्या रहा है। तो लिख सकते हैं हम लोग, भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव। हमने पहले ही बताया है ये चीजें, केंद्रीय सत्ता का अभाव। मान लीजिए ये वाला स्टेटमेंट आ जाए, वो ना आके, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। सिकंदर की जो फौज थी वो बेहतर थी, कि फौज का बेहतर होना, है ना, बेहतर होना, ये भी इसका कारण रहा है। इसके साथ देशद्रोही शासकों की मदद, जैसे एक नाम आप तक्षशिला के शासक आम्भी का नाम लेते हैं। ठीक है ना, ये कुछ चीजें नहीं हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ओके।